वैंसी अपने सामने खड़ी औरत को पूरी तरह अविश्वास से देखता रहा। उसके चेहरे से पसीना बह रहा था और वो हकला रहा था। उसे ये धोखा समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार वो पूछने में कामयाब हुआ कि क्या वो सच में प्रोफेसर सैंडी है। एक डरावनी मुस्कान और चमकती बैंगनी आंख के साथ सीधी खड़ी उसकी चुप्पी ने उसके सबसे बुरे बार की पुष्टि कर दी। अचानक वैंसी के पीछे धूल में से बड़े बड़े भारी भरकम लोग बाहर निकले। इन राक्षसी आदमियों के शरीर में नीले क्रिस्टल लगे हुए थे और वे सैंडी को पागलपन भरी भक्ति से देख रहे थे। एक ने बताया कि उसने आदेश के अनुसार माना दीवार को नष्ट कर दिया है। इस बीच दूसरे अजीब तरह से उससे विनती कर रहे थे कि वो उन्हें सजा दे, उन्हें मारे और उन पर पैर रखे। उसे अपनी रानी कह रहे थे। वैंसी ने उस राक्षसी समूह को उलझन में देखा और पूछा कि वे कौन हैं। सैंडी ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ उसे नीचे देखा। उसने बताया कि ये वांटेड अपराधी हैं। वो चुपके से ठीक इसी दिन के लिए ट्रेनिंग ले रही थी। वैंसी को एक भयानक एहसास हुआ। उसे वे सारे समय याद आए जब वो इन्वेस्टिगेशन से गायब रहती थी, कैसे वो हमेशा नशे में रहती थी और उसकी रिपोर्ट्स में गायब जानकारी। उसे हैरानी से एहसास हुआ कि उसका नाकाम होने का नाटक सिर्फ एक झूठ था ताकि वो इस प्राइवेट आर्मी को भर्ती करने की बात छिपा सके। अपराधी उत्साह से शर्मा गए और अपने अगले आदेश के लिए पूछा। सैंडी की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने अपना हथियार आगे किया और उन्हें फैलने और हमला करने का आदेश दिया। क्रिस्टल लगे अपराधियों ने बात मानी और उसने जो कहा उसे करने के लिए इंसानी गति से सभी दिशाओं में कूद गए। वैंसी और उसके पीछे की टीचर अचानक हुई इस हरकत से हैरान रह गए। जैसे ही स्थिति की सच्चाई समझ में आई, वैंसी का चेहरा पूरी तरह से घबराहट में बदल गया। धमाके के बाद वैंसी मॉर्ग किसी तरह धमाके से बचे छात्रों को बचाने के लिए एक नीला बैरियर बनाने में कामयाब रहा। हालांकि नुकसान भयानक था। जमीन हमले में फंसे छात्रों की लाशों से ढकी हुई थी। उनका खून पत्थर के फर्श पर फैल गया था। बैरियर को संभालने की कोशिश करते हुए एक हताश वैंसी ने सैंडी पर चिल्लाते हुए पूछा कि वो ऐसा भयानक काम क्यों कर रही है। सैंडी धूल और मलबे में खड़ी थी और बस मुस्कुरा रही थी। उसने एक तारीफ के साथ उसका मजाक उड़ाया, कहा कि वो सच में किसी वजह से ही एकेडमी का प्रोफेसर है क्योंकि वो धमाके में बच गया। वैंसी ने उसे घूरते हुए पूछा कि क्या वो हमेशा से पागल थी या हाल ही में पागल हुई है। तभी उसे एक ख्याल आता है। वो पूछता है कि क्या उसके काम 47 की घटना की वजह से है, वो ऐतिहासिक घटना जिसने उसके परिवार को बर्बाद कर दिया था। सैंडी ये जानकर सच में हैरान हो जाती है कि उसे उसके परिवार का इतिहास पता है। वो उस बूढ़े आदमी की उसके कमाल के ज्ञान के लिए तारीफ करती है और पूछती है कि क्या वैंसी को लगता है कि वो ये सब अपने परिवार का बदला लेने के लिए कर रही है। वैंसी चिल्लाकर जवाब देता है, उस घटना को नज़रअंदाज करते हुए। वो कहता है कि 47 की घटना शक्ति के नशे में अंधे मूर्खों द्वारा किया गया एक विद्रोह से ज्यादा कुछ नहीं था। सैंडी का चेहरा ठंडा पड़ जाता है और वो जवाब देती है कि उसे यकीन है कि वो इसे इसी तरह देखता है। हालांकि अपने किए हुए नुकसान के ऊपर खड़े होकर वो उसे बताती है कि वो सच से बहुत दूर है। वो 35 साल पहले की कहानी बताना शुरू करती है, साम्राज्य के एक होने के कुछ समय बाद। वो बताती है कि 47 परिवारों के मुखियाओं ने महल पर हमला किया जिसमें अनगिनत लोग मारे गए, जिसे 47 परिवारों की घटना के नाम से जाना गया। विद्रोह का अंत विद्रोहियों के लिए एक नरसंहार में हुआ। 46 नेताओं को वहीं मार दिया गया। सैंडी बताती है कि सिर्फ एक बचा था, उस दुखी परिवार का मुखिया, उसके दादाजी। उन्हें गिरफ्तार करके नोवेल वेग नाम की जेल में डाल दिया गया। सैंडी एक उंगली उठाकर समझाती है कि विद्रोह का ऊपरी कारण सिंहासन पर कब्जा करना था, लेकिन उनका असली मकसद अलग था। वैंसी ध्यान से सुनता है जैसे जैसे वो आगे बताती है। वो बताती है कि शाही परिवार को डर था कि दूसरे परिवार भी इसमें शामिल हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने सच को जनता से छिपा दिया। फिर सैंडी बेहोश और खून बह रहे हेडमास्टर विंस्टन के बाल पकड़कर उसका सिर जोर से ऊपर उठाती है। एक डरावनी नज़र से वो ऐलान करती है कि असली मकसद एक ऐसा दौर वापस लाना था जहां सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रहें, यानी युद्धरत राज्यों के दौर की वापसी। वैंसी उसे हैरानी से देखता है, युद्धरत राज्यों के दौर शब्द दोहराते हुए। सैंडी समझाती है कि एकीकरण के बाद शांति के दौरान ताकत अब न्याय और शक्ति का मुख्य नियम नहीं रही। वो नफरत से समझाती है कि समाज इस विचार को स्वीकार करता है कि कमजोर लोग भी ऊंचे पदों पर पहुंच सकते हैं और अगर वे कड़ी मेहनत करें तो ताकतवरों को हरा सकते हैं। एक तस्वीर दिखाई देती है जिसमें एक छोटा विद्वान एक शक्तिशाली योद्धा से ऊंचा खड़ा है। सैंडी की आवाज तेज हो जाती है जब वो कहती है कि 47 परिवार इस नई सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाए। वो एक डरावनी तस्वीर बताती है जहां शांति इंसानों को जानवरों में बदल देती है। जो लोग अपनी ताकत खो देते हैं वे उपयोग होने का निशाना बन जाते हैं। इंसानी चमड़ी पहने कचरे की तरह बर्ताव किया जाता है। वैंसी उसकी उल्टी सीधी बातों को नहीं समझ पाता, उसे पागल कहता है। वो पूछता है कि क्या उसने सच में विंस्टन को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो ऐसी पागलपन वाली बातों पर विश्वास करती है।
वो उसे याद दिलाता है कि 47 की घटना के दौरान विंस्टन ने उसकी रक्षा के लिए कदम बढ़ाया था, उन्हें सिर्फ उनसे जुड़ा होने की वजह से सजा मिलने से बचाया था। वो चिल्लाता है कि विंस्टन ने तो उसे स्पॉन्सर भी किया था ताकि वो प्रोफेसर बन सके। वो पूछता है कि वो लड़की पर दिखाए गए एहसान का बदला कैसे चुका सकती है। परिवार के साथ ऐसा धोखा। सैंडी चुपचाप विंस्टन का सिर पकड़े खड़ी है, जबकि वेंसी उस पर चिल्लाता है। फिर उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। दांत पीसते हुए वो उसे चुप रहने के लिए कहती है। उसकी आंखें बैंगनी गुस्से से चमक रही थीं। वो चिल्लाती है कि ये कमीना ही वो था जिसने उसके दादाजी को गिरफ्तार किया था। वो बताती है कि विंस्टन को मन्ना कंजशन इसलिए हुआ था क्योंकि वो उसके दादाजी से लड़ते समय घायल हो गया था। लापरवाही से फेंकते हुए वो विंस्टन के बेजान खून बहते शरीर को जमीन पर फेंक देती है। वो ठंडेपन से कहती है कि उसके निजी बदले के अलावा वो स्कूल का चेहरा है, इसलिए उसे मरना ही होगा। पूरी नफरत भरी नज़र से सैंडी वेंसी की पहले कही बातें उसे वापस सुनाती है। वो उसके इस दावे का मजाक उड़ाती है कि अकेडमी एक ऐसी जगह है जो मार्शल आर्ट्स के शिखर की पूजा करती है। उसका चेहरा तिरस्कार से भर जाता है और वो साफ साफ कहती है कि उसका बयान पूरी तरह बकवास है। कोलोसियो अकेडमी के सुनहरे प्रतीक को घूरते हुए वो अपनी सच्ची भावनाएं उगल देती है। वो इसे एक घटिया जगह कहती है जो बस मार्शल आर्ट्स को छिपाती है। वो बताती है कि स्कूल सिर्फ सरकारी नौकरियों और सफलता के वादों से सच्चे योद्धाओं को काबू में करने के लिए है, उन्हें सिस्टम के लिए आज्ञाकारी औजारों में बदल देता है। जैसे ही उसके शरीर के चारों ओर बैंगनी ऊर्जा तेजी से बढ़ने लगती है, वो घोषणा करती है कि मौजूदा सिस्टम पूरी तरह से टूटा हुआ है। वो अपने क्रूर विश्वास को बताती है कि ताकतवर ही शक्ति के एकमात्र प्रतीक होने चाहिए, जबकि बाकी सभी को खत्म कर देना चाहिए। वो कसम खाती है कि वो खुशी खुशी खुद वो आपदा बन जाएगी। अपनी चाबुक को कसकर पकड़कर वो उन्हें चेतावनी देती है कि वे अपनी किस्मत के बारे में शिकायत करने की हिम्मत न करें। वो वादा करती है कि वो उन्हें इस नई हिंसक सच्चाई को स्वीकार करने के लिए मजबूर करेगी। एक बहरा कर देने वाली दहाड़ के साथ सैंडी अपनी पूरी शक्ति अनलीश करती है। बैंगनी ऊर्जा के तूफान और अपने क्रिस्टन मिनियन से घिरी हुई वो चिल्लाती है कि वो एक प्राकृतिक आपदा बन जाएगी, लेकिन उसके रैम्पेज को तुरंत रोक दिया जाता है। लाल रोशनी की एक विशाल चकाचौंध करने वाली किरण युद्ध के मैदान से नीचे आती है। हमला अविश्वसनीय ताकत से जमीन पर लगता है, जिससे लाल ऊर्जा का एक बड़ा विस्फोट होता है जो पत्थर के फर्श को तोड़ देता है और मलबा हर जगह उड़ने लगता है। सैंडी जम जाती है। अचानक विनाश को देखकर उसका चेहरा तुरंत घमंड से पूरी तरह सदमे में बदल जाता है। धूल और लाल ऊर्जा के बादल से एक नया व्यक्ति उभरता है। क्रिस्टल लगे अपराधी घबरा जाते हैं। अचानक दिखाई देने वाली मदद को देखकर डर के मारे नीचे देखते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये शक्तिशाली लड़ाके कहाँ से आए। अपने डर के बावजूद वे फिर से इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं। चिल्लाते हुए कहते हैं कि उनकी संख्या ज्यादा है और एक अकेला तलवारबाज उन सभी से नहीं लड़ सकता। दो राक्षस हवा से ओसिरिस पर हमला करते हैं, उसे काबू करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इससे पहले कि वे उस तक पहुंच पाते, उन्हें शक्तिशाली एनर्जी बीम और तीरों से हवा में ही उड़ा दिया जाता है। इनमें से एक के सिर पर सीधा वार होता है। दूर से देखते हुए हमलावर खुद को दिखाते हैं। ये सर्वेंटे है, अज्यूर स्पीयरमैन परिवार का मुखिया और रोड्रिक मिस्टिकल आर्चर परिवार का मुखिया। सर्वेंटे मुस्कुराते हुए देखता है कि बास्करविल परिवार का युवा स्वामी ओसिरिस अपनी उम्र में इतनी ऊंची स्किल तक पहुंच गया है। एक जूनियर से पीछे न रहने की इच्छा और अकेडमी में अपने बच्चों की रक्षा करने की प्रेरणा से दोनों मुखिया अपने हथियारों को पावर देते हैं। रोड्रिक सहमत होता है कि वे युवा पीढ़ी को अभी उन्हें हराने नहीं दे सकते और वे लड़ाई में शामिल होने की तैयारी करते हैं। अपने दोनों तरफ से सुरक्षित होने के बाद ओसिरिस अपने भाइयों बास्करविल ट्रिपलेट्स की ओर मुड़ता है। वो उन्हें पोमरेनियन को लेकर तुरंत सुरक्षित जगह ले जाने का आदेश देता है। ट्रिपलेट सहमति में चिल्लाते हैं और बच्चे को सुरक्षा के लिए ले जाते हुए भाग जाते हैं। अब बिना किसी रोक टोक के लड़ने के लिए आज़ाद होकर ओसिरिस बचे हुए दुश्मनों की ओर बढ़ता है। उसकी आंखों में मारने का इरादा चमकता है जब वो घोषणा करता है कि जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसे मार डालेगा। वो अपनी मैना को अपनी तलवार में केंद्रित करता है और विनाशकारी बास्करविल 6 तकनीक का इस्तेमाल करता है। वो तेजी से आगे बढ़ता है, दुश्मन की कतारों में एक विशाल तारे के आकार का पैटर्न बनाता है। क्रिस्टल राक्षस तुरंत टुकड़ों में कट जाते हैं, हमले की गति और सटीकता पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ। वेंसी मॉर्ग अपनी विफलता बताने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसे बताता है कि वो सिर्फ अकादमी के कर्मचारियों से नहीं लड़ रही है, बल्कि साम्राज्य के सभी शक्तिशाली परिवारों की एकजुट शक्ति से लड़ रही है। वो पूछता है कि क्या उसे अभी भी बेसिक सच्चाई समझ नहीं आई कि दूसरों से छीनने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ताकत हमेशा बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ताकत से कमजोर होती है। सैंडी वेंसी के सामने हंसती है,
उसे बचाने की ताकत पर उसका लेक्चर बहुत मजेदार लगता है। एक अजीब से मुड़े हुए एक्सप्रेशन के साथ वो अपनी उंगली चाटती है और एक डरावना काउंटर आर्ग्यूमेंट देती है। वो तर्क देती है कि उसे बस उन चीज़ों से छुटकारा पाना है जिसे वो बचाना चाहता है, जिससे उसकी ताकत बेकार हो जाएगी। एक अजीब सी मुस्कान के साथ वो उससे पूछती है कि क्या वो सही नहीं है। उसका क्रूर विश्वास तुरंत पास ही में दिखाया जाता है। मलबे में एक बच्चा गिरने पर बेकाबू होकर रो रहा है, अपनी माँ के शरीर पर उसके लिए चिल्ला रही थी। इस दुखद सीन के ऊपर एक बहुत बड़ा क्रिस्टल मॉन्स्टर खड़ा था। वो जानवर उस लाचार जोड़ी को नीचे देखता है, ये देखते हुए कि माँ टेक्निकली अभी भी जिंदा है, और डरी हुई लड़की से पूछता है कि अब वो क्या करने वाली है। मॉन्स्टर का चेहरा एक गंदी खुश मुस्कान में बदल जाता है, क्योंकि वो काम खत्म करने की तैयारी करता है। वो घोषणा करता है कि उसकी रानी सैडी ने सभी कमजोरों को मारने का एक आसान आदेश दिया है। बच्चा जोर से कांपने लगता है, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं और वो मना करते हुए हकलाती है। डर से लकवाग्रस्त और पक्की मौत का सामना करते हुए वो एक आखिरी डरावनी चीख निकालती है जब मॉन्स्टर हमला करने की तैयारी करता है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मलबे में खड़ी प्रोफेसर सैंडी वेंसी मॉग पर जोर जोर से हंसती हैं। वो उनके इस विश्वास का मजाक उड़ाती हैं कि ताकत का इस्तेमाल दूसरों की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए। बेरहमी से मुस्कुराते हुए वो उनके विचार का विरोध करती हैं। वो कहती हैं कि जिस चीज़ को बचाने की ज़रूरत है उसे सबसे पहले हटा देना ज़्यादा आसान है। उनके बेरहम आदेशों का तुरंत पास में ही पालन किया जाता है। एक छोटी लड़की अपनी खून से लथपथ माँ के लिए निराशा में रो रही है, जबकि एक बड़ा क्रिस्टल मॉन्स्टर उनके ऊपर खड़ा है। वो जानवर बचे हुए लोगों को देखता है, ये देखते हुए कि माँ अभी भी जिंदा है। वो काम खत्म करने के बारे में सोचता है। उसे रानी का कमज़ोर लोगों को मारने का आदेश याद आता है। मॉन्स्टर शैतानी मुस्कान देता है। छोटी लड़की डर के मारे कांप उठती है, क्योंकि वो जीव हमला करने की तैयारी करता है। अचानक एक तेज भाला पीछे से मॉन्स्टर की छाती में घुस जाता है, जिससे हमला तुरंत रुक जाता है। भाला पकड़े हुए व्यक्ति ट्यूडर है। जब वो जीव को नीचे गिराता है तो उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो जाती हैं। जैसे ही मॉन्स्टर गिरता है, ट्यूडर जम जाता है। उसके पीछे उसके दोस्त बियांका, सांचो और पिगी हैं, लेकिन असलियत उसे बहुत जोर से मारती है। उसे पसीना आने लगता है और वो कांपने लगता है। ये जानकर कि उसने अभी अभी एक जिंदा चीज को मारा है, वो सुन्न पड़ जाता है। उसे ठंडा पड़ा देखकर बियांका जोर से उसका कॉलर पकड़ लेती है। वो उस पर चिल्लाती है कि वो झट से निकल जाए। उसे याद दिलाती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया होता तो वो मासूम लड़की मर जाती। उनके इस टेंशन वाले पल को सांचो ने कम किया, जो गुस्से से चिल्लाता है। पिगी डर के मारे इधर उधर देखता है। तभी सांचो उन्हें चेतावनी देता है कि वे बड़ी मुसीबत में हैं। डरावना सच सामने आता है। चारों स्टूडेंट सांचो, बियांका, ट्यूडर और पिगी क्रिस्टल मॉन्स्टर्स के झुंड से पूरी तरह घिरे हुए हैं। अफरा तफरी वाले बैटलफील्ड के बीच में बियांका का ध्यान डरी हुई छोटी लड़की की ओर जाता है। बच्ची रो रही है और मदद की भीख मांग रही है, इसीलिए बियांका धीरे से उसके सिर पर थपथपाती है। एक सुकून देने वाली मुस्कान के साथ वो लड़की से कहती है कि चिंता मत करो, और शेखी बघाड़ती है कि उसके साथ के लड़के बहुत ताकतवर हैं। सांचो, ट्यूडर और पिगी के साथ खड़ी बियांका अपना धनुष पकड़ती है। वो बच्चे से वादा करती है कि वे उसे और उसकी मां दोनों को किसी तरह बचा लेंगे। ग्रुप तैयार हो जाता है, क्योंकि 2 और बड़े क्रिस्टल मॉन्स्टर्स उन पर हमला करते हैं और उन्हें मरने के लिए चिल्लाते हैं। पिगी डर से कांपता है, अपनी तलवार पकड़े हुए है, क्योंकि एक बड़ा हाथ उसे कुचलने के लिए नीचे आता है। अचानक एक चमकदार बैंगनी जादू का गोला जमीन को रोशन कर देता है। धरती से बड़े काले कांटे निकलते हैं, जो तुरंत हमला करने वाले मॉन्स्टर्स को भेदते हैं और स्टूडेंट्स को एक तारे के आकार के बैरियर के अंदर बचाते हैं। जैसे ही मॉन्स्टर्स गिरते हैं, कोई उनका मजाक उड़ाता है कि वे कितने कमजोर थे। एक नई आकृति शांति से लाशों के बीच चलती है। एक जवान औरत अपने छोटे राक्षस जैसे जीव सारे को मरे हुए मॉन्स्टर्स की आत्माओं को सोखने का आदेश देती है। छोटा जीव जमीन पर उतरता है और खुशी खुशी उसकी बात मानता है। सारे एक डंडा घुमाता है, गिरे हुए दुश्मनों से बैंगनी एनर्जी इकट्ठा करता है, जिसके चेहरे पर पागलपन भरा भाव है। हालांकि वो जवान औरत उस जीव को डांटती है, उसकी तरफ उंगली दिखाती है। वो देखती है कि 5 दुश्मन मर गए हैं, लेकिन सिर्फ 4 आत्माएं ही जमा हुई हैं। वो जीव पर एक को खाने का आरोप लगाती है और धमकी देती है कि अगर वो साथ नहीं देगा तो वो उसे गायब कर देगी। सांचो, ट्यूडर, बियांका और पिगी ये अजीब सीन कंफ्यूजन में देखते हैं। पिगी घबरा कर बोलता है, ये मानता है कि वो नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन उन्हें बचाने के लिए उसका धन्यवाद देता है।
लड़की खुशी से मुस्कुराती है, ये महसूस करते हुए कि उसने अभी तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। छोटी जीव को चुप कराने के लिए उसे 2 मैजिक सर्कल के बीच हल्के से कुचलते हुए वो हाथ बढ़ाती है। वो खिलखिलाकर मुस्कुराती है और खुद को एक नए फर्स्ट ईयर ट्रांसफर स्टूडेंट कैमस मॉग के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। ग्रुप ये सुनकर पूरी तरह से चौंक जाता है कि वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। इससे पहले कि वो समझ पाते, कैमस अपने बगल में बैठी लाल बालों वाली लड़की का परिचय रोज मॉग के तौर पर कराती है और बताती है कि वो भी फर्स्ट ईयर ट्रांसफर स्टूडेंट है। सांचो, ट्यूडर, पिगी और बियांका एक दूसरे से लिपटकर शक की बातें करते हैं। उन्हें ये बहुत शक वाला लगता है कि सेमेस्टर के आखिर में स्टूडेंट्स का ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन उन्हें मानना पड़ता है कि इन लड़कियों ने उनकी जान बचाई है। उनकी इस धीमी बातचीत को कैमस की उंगली के एक तेज झटके से रोक दिया गया। वो उनकी उलझन को मानती है, लेकिन जल्दी से बात बदल देती है। लड़कों के पास झुककर वो कहती है कि उसे पक्का लग रहा है कि उन्हें पता होगा कि कोई खास इंसान कहाँ है। ट्यूडर उसे कंफ्यूज्ड होकर देखता है, पूछता है कि वो किसके बारे में बात कर रही है। कैमस का एक्सप्रेशन एक रहस्यमयी खुशी भरी मुस्कान में बदल जाता है जब वो मानती है कि वो इतने समय से उसे ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ हारे हुए दुश्मनों से भरे एक अंधेरे हॉलवे में कैमस उस इंसान का नाम बताती है जिसे वो ढूंढ रही है, विकिर। इस बीच विकिर अपने तरीके से खतरे से निपट रहा है। वो एक क्रिस्टल मास्क्ड मिनियन का गला पकड़ता है और दुश्मन के हांफने पर उसे कसकर दबाता है। वो कमजोरी से अपनी रानी को पुकारता है। विकिर संघर्ष कर रहे दुश्मन को ठंडी नजरों से देखता है। उसकी लाल आंखें उसके चश्मे के पीछे चमकती हैं जब वो लाशों के बीच खड़ा है, गहरी सोच में डूबा हुआ है, अपने अगले कदम की योजना बना रहा है। सैडी हारे हुए प्रोफेसरों के ऊपर जीत की भावना से खड़ी है। उसकी क्रिस्टल सेना ऑर्डर का इंतजार कर रही है। वो वेंसी मॉग की ओर देखती है और उसे ताना मारती है, पूछती है कि क्या उसे पुराने दिनों की याद में छोड़ देना चाहिए इससे पहले कि वो खत्म हो जाए। और भी बुरी हालत में एक बेरहम घमंडी मुस्कान के साथ वो उससे कहती है कि उसके ऑफर के बावजूद उसका असल में कोई डील करने का कोई इरादा नहीं है। वेंसी मॉग पिटा हुआ और पसीने से तर, लेकिन फिर भी जिद्दी, उसके मजाक को मना कर देता है। वो दांत पीसता है और कहता है कि वो चाहेगा कि वो हार मानने के बजाय उसे मार डाले। सैंडी उसके जवाब से खुश होती है। उसकी बैंगनी आंखें खुशी से चौड़ी हो जाती हैं जब वो मुस्कुराती है और तुरंत उसकी मौत की इच्छा पूरी करने के लिए राजी हो जाती है। उसके कहने पर बड़े क्रिस्टल मॉन्स्टर दहाड़ते हैं और आगे झपटते हैं, बेबस टीचरों पर हमला करते हैं, जबकि सैंडी टेढ़ी मुस्कान के साथ देखती रहती है। जानवर एक पल में दूरी कम कर लेते हैं अपने शिकार की ओर झुंड में। जैसे ही एक बड़ा पत्थर का हाथ वेंसी मॉग की जान लेने के लिए आगे बढ़ता है, लाल एनर्जी का एक बड़ा सीधा वार हवा में चीरता हुआ आता है और मॉन्स्टर को एक ही बार में आधा काट देता है। बदनाम क्रिमिनल नाइट हाउंड लड़ाई के मैदान में उतरता है। वेंसी मॉग हैरानी से देखता है, जबकि सैंडी का एक्सप्रेशन घमंड से बदलकर अचानक रुकावट से हैरानी में बदल जाता है। नाइट हाउंड उनके सामने खड़ा है। उसकी लाल आंखें उसके प्लेग डॉक्टर के मास्क के पीछे खतरनाक तरीके से चमक रही हैं जब वो विलन को घूर रहा है। वो अपना हाथ उठाता है और एक तरफ इशारा करता है। वो ठंडेपन से प्रोफेसरों को उस तरफ भागने का ऑर्डर देता है, जिससे पता चलता है कि वहां से निकलने का रास्ता है। वेंसी इस दया के काम से पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। वो हकलाते हुए पूछता है कि एक क्रिमिनल उनकी मदद क्यों करेगा, ये मानकर के नाइट हाउंड मिस ओरोबोरस की तरफ होगा। नाइट हाउंड धीरे से नहीं समझाता, उनकी तरफ पीठ करके खड़ा रहता है और उसकी तलवार खतरनाक ताकत से चमक रही होती है। वो एक डरावनी चेतावनी देता है, अगर वे अभी गायब नहीं हुए तो वो खुद उन सबको मार डालेगा। भागते हुए प्रोफेसर घबरा जाते हैं, चिल्लाते हैं कि नाइट हाउंड ओरोबोरस की तरह ही एक भयानक क्रिमिनल है और सभी से भागने के लिए कहते हैं। जैसे ही वेंसी मॉग ग्रुप के साथ भागता है, वो नकाबपोश आदमी को देखता है और नाइट हाउंड की कलाई पर कुछ खास चीज देखता है। वो सोचता है कि नाइट हाउंड ने वो खास ब्रेसलेट क्यों पहना है। जब वो डॉट्स जोड़ता है तो उसे अचानक एहसास होता है। वो सोचता है कि क्या ये वही स्टूडेंट हो सकता है जिसके बारे में वो पहले सोच रहा था। इस बीच सैंडी नाइट हाउंड के सामने खड़ी है। डरने के बजाय वो बहुत खुश लगती है और कहती है कि वो आखिरकार उससे मिल ही गई। अजीब सी खुशी से शर्माते हुए वो पूछती है कि क्या वो जानता है कि उसने इस पल का कब से इंतजार किया है। वो मानती है कि वो भी उसकी तरह पुराने जमाने में दिलचस्पी रखता है। वो इस जमाने को जोश से भरे युद्ध के समय के बारे में बताती है, जहां ताकत ही सब कुछ थी और सिर्फ सबसे काबिल लोग ही जिंदा रहते हैं, और अपनी हिंसक सोच उस पर थोपती है। वो जमीन पर मरे पड़े एक औरत और बच्चे के दुखद नज़ारे के सामने खड़ी होकर उसके बारे में सब कुछ जानने का दावा करती है।
वो उससे कहती है कि उसे उसमें भी वही शिकारी वाली गंध आ रही है जो उसे आ रही है। हालांकि नाइट हाउंड ठंडा रहता है। वो नीचे देखता है और कहता है कि उसका उसके घिनौने वहमों के साथ खेलने का कोई इरादा नहीं है और उसे इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। उसके साफ मना करने से सैंडी पूरी तरह हैरान और कंफ्यूज हो जाती है। नाइट हाउंड आगे कहता है कि उसे उस नरसंहार की कीमत चुकानी होगी जो उसने किया है। अचानक वो हमला करने के लिए चमकती लाल आंखों के साथ हवा में उछलता है। वो सीधे उसके कूल्हे पर एक जोरदार किक मारता है, इतनी जोर से कि हड्डी टूट जाए। वार की ताकत से एक बहुत बड़ा शॉक वेव बनता है, जिससे उनके नीचे की जमीन चकनाचूर हो जाती है। जोरदार टक्कर के बाद नाइट हाउंड हारी हुई सैंडी के ऊपर खड़ा होकर धूल को जमते हुए देखता है। वो जमीन पर टूटी पड़ी है, खून खास रही है, उसका शरीर वार झेल नहीं पा रहा है। जैसे ही विकर उसे नीचे देखता है, उसे कुछ परेशान करने वाला महसूस होता है। उससे उसकी हल्की शैतानी गंध आती है और वो सोचता है कि उसे ये अजीब चमकती नारंगी आंख कहाँ से मिली। गंभीर चोटों के बावजूद सैंडी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल जाती है। वो कांपते हाथ से उसकी ओर बढ़ती है, डरी हुई नहीं बल्कि जुनूनी लगती है। वो कहती है कि उसे ये सब पहले से पता था और उससे कहती है कि सिर्फ वही उसे सच में एक्साइटेड महसूस करा सकता है। लेकिन आखिरकार उसका शरीर जवाब दे देता है। उसकी आंखों का फोकस हट जाता है और वो टूटे हुए पत्थर के फर्श पर बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बेहोश शरीर के ऊपर खड़े होकर विकर अपना हथियार नीचे करता है और ठंडे मन से तय करता है कि वो पूरी तरह पागल हो गई है। लड़ाई कुछ देर के लिए खत्म होने पर विकर नीचे झुकता है और एक गिरे हुए हथियार का हैंडल पकड़ लेता है। वो विंटर स्वॉर्ड ऑरविल उठाता है और पहचानता है कि ये स्वर्गीय हेडमास्टर विंस्टन की पर्सनल तलवार है। वो इम्पेनेट्रेबल होली रिंग नाम की एक पावरफुल चीज भी लेता है। जैसे ही वो उसे अपनी जेब में रखता है, वो सोचता है कि उसने शुरुआत में इस चीज को 6 महीने बाद चुराने का प्लान किया था, जब वो स्कूल से निकला था। वो इतनी जल्दी इतना बड़ा खजाना मिलने की अजीब बात पर ध्यान देता है, लेकिन जैसे ही वो जाने की तैयारी करता है, उसे गहरी बेचैनी महसूस होती है। उसे एहसास होता है कि अपनी पिछली जिंदगी में समय में पीछे जाने से पहले उसने मिस ओरोबोरस से जुड़ी किसी घटना के बारे में कभी नहीं सुना था। वो समझता है कि टाइमलाइन बहुत बदल गई है और उसे लगता है कि कुछ बहुत गलत है। अचानक वो जम जाता है। मास्क के पीछे उसकी आंखें सच में हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। वो हैरान, खामोश खड़ा रहता है। एक बार जमीन पर नीचे देखते हुए उसकी नज़र उस आदमी की बॉडी पर टिक जाती है जिसे मरा हुआ माना जा रहा था। ये हेडमास्टर विंस्टन है, जो खून से लथपथ पड़ा है और उसके सीने में एक बड़ा छेद है जहां उसे चाकू मारा गया था। लेकिन विकर को ये देखकर हैरानी होती है कि हेडमास्टर अभी भी मरा नहीं है। विंस्टन की आंख अचानक खुल जाती है। एक डरावनी लाल रोशनी और एक अजीब सी पुतली से चमकती हुई विकर को एक डरावनी सुपरनैचुरल तेजी से घूर रही है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।